नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एमपी में यूसीसी का ऐलान। दरअसल मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जुलाई के महीने में ये लागू कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर कोई भ्रांति लगता नहीं की है, क्योंकि इसी महीने में पावर सत्र है विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र, उसमें ये बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसमें कुछ विवाद हो सकते हैं आदिवासियों को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर। वो तमाम चीज़ों को सुनने के लिए जो कमेटी आई थी, वो कमेटी का भी थोड़ा सा कार्यकाल बढ़ा है, चीज़ों का संशोधन हो रहा है और लगता है कि देश जो है गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद चौथा राज्य हो जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है और फिर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक निशान एक विधान, उस एक विधान के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसी पर हम बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं। रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। और चर्चा में हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। सबसे पहले रंजन जी, मामला एक संहिता का है, एक विधान का है, और इसको लेकर हमें लगता है कि आज़ादी के बाद जो देरी हुई है उसके चलते ये थोड़े से विवाद बीच में आते हैं, लेकिन ये हर्डल्स हमने देखा कि लोकतंत्र में आने भी चाहिए और आते हैं तो उसका समाधान भी होता है। तो मध्य प्रदेश भी अब उसी राज्य की श्रेणी में जा रहा है जहां संविधान के साथ साथ समान नागरिक संहिता की बात भी लागू हो जाएगी। आपकी राय? इससे देश एकता के सूत्र में बंधेगा भी और मुझे लगता है कि जो असमानता की बात है वो भी कम होगी। आपकी राय? करीब 1.5 साल हो गया और कोई मेजर कंट्रोवर्सी लेकर के सामने नहीं आया। इस फैक्ट है कि कुछ को लेकर के कोर्ट में मामले गए हैं, कुछ प्रोविजंस को लेकर के कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो विचार था, जो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सारे विवाहों का पंजीकरण हो जाना वहां पे होने लगा है, डिजिटलाइज हो जाना वो हो रहा है, और उसमें जो उसका फायदा है कि आपको उत्तराधिकार का मामला है, भरण पोषण का मामला है, बच्चों का मामला है, तो वो फिर एक समुचित ढंग से हो जाएगा। जो विवाद का विषय था उसमें ट्राइबल्स को लेकर था, उत्तराखंड ने ट्राइबल को अलग कर दिया है, तो इसलिए समूचे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलना तो जरा सा उसमें एक पेच आ गया है कि चूंकि एक ट्राइबल से किनारे कर दिया गया है तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा। फिर भी अगर आबादी के 75% 80% लागू होता है और सही तरीके से चलता है, डिजिटल प्रमाण बनते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। एक और जो दिक्कत आई उत्तराखंड में राघवेंद्र जी, जो कि होता मध्य प्रदेश में, उस पर विचार करें, वो है कि जो लिविंग, जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो चीजें हुई अभी तक, कि लिविंग रिलेशनशिप को आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ज्यादातर जो यंग कपल होते हैं और खासकर वहां जहां विभिन्न
जात समुदाय से लोग आते हैं, उसको परिवार छिपाना चाहते हैं वो। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है, और उसमें भी एक, अगर रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर नहीं कराते हैं तो 6 महीने सजा का प्रावधान भी है। तो उसमें दिक्कतें आ रही लोगों को कि कई बार परिवार से किनारे होकर लोग शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। उसमें कई बार ऑनर वाला इश्यू आ जाता है कि दूसरे छोटी जात का है, बड़ी जात का है, ऐसा मामला है। इसको लेकर लगता है जल्दी समाधान निकल आएगा। लेकिन सबसे जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो अभी प्रोविजन है उसको लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को है, हमको लगता है चूंकि उत्तराखंड लागू हो गया है और कई स्टेट, असम में शुरू होने वाला है, गुजरात में होने वाला है, और कुछ और स्टेट्स जो खासकर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी एक अच्छी रास्ता, एक अच्छा रास्ता निकाल करके एक सही तरीका ऐसा अपनाया जाए। इसमें सबसे खास बात यह है रंजन जी कि जो बात हम करना चाहते हैं आदिवासियों के साथ साथ अल्पसंख्यक, क्योंकि आदिवासियों का था मामला आगे सुलझ जाएगा, क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे पर भी कुछ लोगों ने हवा दी है। आदिवासियों को इसमें उकसाया गया है, उनको उग्र करने की कोशिश की ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही देश में अशांति हो जाए। तो सरकार उसका भी हल निकालेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था है वो अल्पसंख्यक वाला मामला है, उसका रास्ता निकल जाना ये बड़ी बात है। और जो हमारे पास आंकड़े वो ये कि 71% मुस्लिम महिलाओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। दूसरा ये कि 15,000 मुस्लिम महिलाओं से सुझाव इस कमेटी को मिले थे और लगभग 10 लाख की हम बात करें, 10,05,000 की हम बात करें तो मुस्लिम महिलाओं ने यूजीसी का समर्थन किया। 10,500 की हम बात करें, थोड़ा सा आंकड़े में गड़बड़ी हो गई, लेकिन 26 जुलाई तक इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया जो इस पर बनाई गई थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि अल्पसंख्यक का मसला सुलझ रहा है तो आदिवासियों का मसला भी सुलझ ही जाएगा, क्योंकि उनको तो बरगलाया और बहकाया गया। और वो बड़ी योजना के तहत, क्योंकि देश में बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी है, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को भी अगर इसमें उकसा दिया जाता तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ठंडे बस्ते में चला जाता। लेकिन आज़ादी के बाद इस मुद्दे को लटकाने का मतलब है कि देश में आगे जाके इसी मुद्दे पर विभाजन की बातें हों। तो मुझे लगता है कि सरकारें इस बात को समझ गई हैं और वो उसका निदान ढूंढ रही हैं और निदान निकलने शुरू हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग आमतौर से शांति से रहना चाहते हैं। उनके लिए धर्म, मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो देश में अशांति करे। और जहाँ जहाँ ये लागू हो रहा है वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है वो इसी बात का आ रहा है कि सब इस बात पर तैयार है। और दूसरी जो आपने बात की वो लिव इन वाली बात की, तो लिव इन का मामला भी पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ है भारत में। भारतीय संस्कृति में ये कोई पुराना मुद्दा नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो नई नई लोग खीर खा रहे हैं, खीर पका रहे हैं लिव इन वाली, इससे भी लोग जल्दी उब जाएंगे। कितने दिन तक आप पनीर खाएंगे, कितने दिन तक आप बाजार की चाट पकौड़ी खाएंगे? तो मुझे लगता नहीं कि लिव इन वाला मामला भी कोई उलझेगा, क्योंकि ये फीसदी संख्या भी अभी देश में बहुत कम है। तो इसमें भी कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। जो सबसे क्रिटिकल था वो अल्पसंख्यक का था। आदिवासियों के मामले में विवाद को एक तरफ कर दिया गया ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में दिक्कत ना जाए। आपने कहा कि ये पूरा तो नहीं है, लेकिन आदिवासियों का मामला भी सुलझेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक का सुलझ गया तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़ गए। रमेश जी, आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, एकदम से इस मुद्दे पर क्रांति नहीं हो रही है। हर राज्य में विचार विमर्श हो रहा है, लोगों से बात हो रही है, इसके नफ़े नुकसान पर बात हो रही है, और उसके बाद जो चीज़ निकल के आ रही है निचोड़, उस निचोड़ को इसमें शामिल करके जिस्ट के साथ बात हो रही है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, क्रमिक विकास के साथ इसे लागू किया जाना चाहिए। जो जहाँ जितने मुद्दों पर सहमति बन जाए उतने मुद्दों पे आगे बढ़े, जिन पर सहमति ना बने उन पर विचार विमर्श के लिए उनको पेंडिंग में डाल दिया जाए। जब धीरे धीरे बहुत सारे मुद्दे हल हो जाएंगे तो फिर बाकी के जो मुद्दे हैं उन पर भी सहमति बनना आसान हो जाएगा। अल्पसंख्यकों का जहाँ तक सवाल है तो मुस्लिम महिलाएं, मेरे ख्याल से 3 तलाक के मुद्दे पर सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान औरतों को, जो ऐतिहासिक लाभ हुआ है, उसके बाद मुसलमान औरतों में ये इसके मतलब एक प्रकार की भावना आई है कि ये बीजेपी सरकार भले ही हिंदू मुसलमान करती हो, लेकिन मुसलमान औरतों के पक्ष में इसका जो स्वभाव है, रुझान है, वो बहुत ज्यादा, और वो इसके समर्थन में रहेंगी। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो मुसलमानों को आजादी के बाद से संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व में संविधान ने कहा है कि राज्य इसको लागू करने की कोशिश करेंगे।
तो राज्य ने कभी कोशिश नहीं की, कांग्रेस का शासन रहा ज्यादातर समय, उनने कभी कोशिश ये नहीं की कि वो मुसलमानों ने जरा कुछ ना नौकर की और कांग्रेस पीछे हट गई। उन्हें वोट की राजनीति के चलते उनको बाकोवर दे दिया गया मुसलमानों को। धीरे धीरे मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से मुसलमानों ने इसे अपना विश्वासाधिकार समझ लिया और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। पिछले 2014 के बाद से जो माहौल इस देश में बना है, मतलब किसी किस्म की दादागिरी की कोई भी गुंजाइश सरकारों ने नहीं छोड़ी। आप 370 ये जो यूसीसी है, ये तो बहुत छोटी चीज है। 370 पे एक मक्खी नहीं मरी, चिड़िया नहीं मरी, खून की एक बूंद नहीं बही। तो इस सरकार का दृढ़ निश्चय था कि हमें इसे लागू करना है, और ये बताता है कि सरकारें अगर दृढ़ निश्चय लागू कर ले तो कितने ही बड़ी कोई मतलब कानून जैसा भी हो उसे लागू कर सकती है। सरकारों को थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है। आदिवासियों के मुद्दे पर भी, आदिवासियों के मुद्दों पर बहुत सारी छूटें मिलेगी और आदिवासियों को बहकाने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में आदिवासी भी बहुत शिक्षित हो गए। मैं देखता हूँ आदिवासियों को कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षित है। जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखता है, बहुत ज्यादा चलाता है। उसे पता है कि हमें बरगलाने की कोशिश हो रही है और उसे पता है कि इससे हमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, हमें कहाँ तक छूट मिलेगी। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने लिव इन रिलेशन का कहा है, लिव इन रिलेशन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये एक सामाजिक बुराई है, एक पश्चिम की अवधारणा है, भारत में तो आई है, लेकिन ये आपने सही कहा कि ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन ये नहीं चलेगी, इसके साथ साथ हमें इसमें चेक एंड बैलेंस डालने हैं। हमें अपने इस मुद्दे को हमें हमारी भारतीयता के चश्मे से देखना है और उसी के हिसाब से इसे डील करना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है, चलता रहे, लेकिन साथ साथ इस पर इतनी सख्त निगरानी समाज इसे नहीं चाहता, लेकिन नया युवा वर्ग चाहता। तो समाज की इतनी सख्त निगरानी भी होनी चाहिए कि ये हतोत्साहित रहे इस पर युवा, और धीरे धीरे आपने सही कहा, धीरे धीरे इससे मोह भंग होगा लोगों का, युवाओं का, और फिर अपनी भारतीय मूल्यों की तरफ लोग आएंगे। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल मैंने कहा कि कब तक हम होटल का खाना खाएंगे, कब तक हम समोसे कचौड़ी से काम चलाएंगे। रोटी तो आपको दाल सब्जी घर की खानी पड़ेगी। तो लिव इन वैसे ही है कि आप कहीं बाहर चले गए तो आपने खा लिया, लेकिन 2-4 दिन के बाद पेट खराब होता, फिर आदमी खिचड़ी और दाल रोटी पर आता। तो ये लिव इन वाला मुद्दा भी विदेशों से आयातित है और हमें लगता है कि भारतीय समाज इसको बहुत जल्दी समझेगा और उसकी बुराइयों को समझ के इससे दूर भी हो जाएगा। लेकिन योगराज जी, सवाल है कि मेरा मानना है कि भारतीय मुसलमान बहुत सीधे साधे हैं। वो राजनीतिक दलों के बहकावे में, उकसावे में जाते हैं और जब उनको सच्चाई समझ में आती है तो वो तुरंत सुधार भी करते हैं। बहुत कहा जा रहा था कि देश में, दुनिया भर में कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक बहुत असुरक्षित है, लेकिन अल्पसंख्यक इस बात को कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा मुल्क हमारे रहने के लिए है तो वो भारत ही है। वो ये भी कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रियों से ज़्यादा भारत, जो इस्लामिक देश है उनसे भी ज़्यादा बेहतर भारत हमारे लिए है। तो इस बात की सच्चाई जब भारतीय मुसलमान जानता है तो उसको पता है कि दुनिया भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो जब हम विदेशों में जाके उनके देश के हिसाब से रह सकते हैं तो भारत हमारा अपना मुल्क है, इसमें रहने में क्या दिक्कत है। बहुत सारी बातें हिंदुओं ने मुसलमानों की मानी है, बहुत सारी बातें देश के हित में हिंदू मुसलमान दोनों मानेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी का एक रास्ता जो आगे बढ़ रहा है। आपकी राय? भारत में मुसलमान कितना स्वतंत्र है और कितना सुरक्षित है, इसका एक उदाहरण हालिया में आप देखिए। ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध हुआ और कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा किया। किसके फेवर में? ईरान के। हज़ारों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया। उनमें से 2 लोग गए भी सऊदी अरब और उनको मालूम पड़ा कि ये लोग ने भारत में रहने वाले और भारत के रहने वाले, और उन्होंने ईरान के लिए चंदा किया है। तो सऊदी अरब ने दोनों को जेल में डाल दिया, अभी तक जमानत नहीं हो पाई। तो अंदाज इस बात से लगा लीजिए कि भारत ही वह जगह है जहां आप सब काम स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, निर्भीकता के साथ कर सकते हो आप। और ये केवल किसी एक कौम के लिए नहीं, कोई भी किसी भी धर्म संप्रदाय का आदमी यहाँ के संविधान के मुताबिक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, सुरक्षित है। तो ये मैंने आपको एक उसका उदाहरण बताया। जहाँ तक यूसीसी की बात है, ये तो बात विरोध की है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता इसका विरोध क्यों होता है। ये संविधान सम्मत बात है। ये तो योगीराज जी, इसका विरोध होता नहीं है,
इसका विरोध कराया जाता है, क्योंकि अगर विरोध होता तो फिर संविधान सभा में भी इसकी बात उसी समय 1950 में खत्म हो जाती। जी, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि 1950 से लेके अभी 2026 में हम आ रहे हैं, अभी तक लागू क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब आप संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं लोग, और ये तो संविधान में कहा गया है कि आपको एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को इतना स्वतंत्रता, इतनी स्वच्छंदता मिल गई कि वो इसको अपना स्पेशल प्रिविलेज मानते हैं, वो इसको अपना विशेषाधिकार मानते हैं और अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। अब उसमें चूंकि कटौती उसमें भी नहीं हो रही, बात समानता की हो रही है, लेकिन चूंकि अपने आप को आप विशेष नागरिक मानते हैं, आप अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलता रहा है पिछले 70-75 सालों से, क्योंकि शासन ऐसे सरकारों का रहा, जरा सा भी कुछ होता हमने साहब फलाना वर्ग नाराज हो जाएगा तो वो बात वहीं दब जाती थी। जी, मतलब विश्वनाथ कॉरिडोर सिर्फ इसलिए नहीं बन पाए, इंदिरा गांधी जी को जैसे हम कहते हैं साहब बड़ी लोह लेडी, आयरन लेडी कहा जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाई उनके विरोध के हमारे कॉरिडोर बनाने का बनारस में। संजय गांधी जैसा उनके साथ इतना शक्तिशाली हैंड था, फिर भी नहीं कर पाए। तो कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप, ये देश सबका है, ये बात बार बार कहते हैं, सभी लोग कहते हैं साहब, ये किसी के उसका नहीं है। एक शायर ने तो जाने क्या क्या कह दिया। तो जब सबका है तो आप क्यों स्पेशल इसको, कई लोग तो इसको शरिया से चलाना चाहते हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के भोपाल के एक विधायक ने कहा है कि उनकी वो खतरे में पड़ जाएगी शरिया। जी, तो जब समान नागरिकता की बात हो रही है, समान अधिकारों की बात हो रही है, समान कानूनों की बात हो रही है, तो आप स्पेशल क्यों चाहते हैं इसमें? बिल्कुल। तो ये विरोध की कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विरोध करवाया जाता है, और अब वो समय गया कि जब आप किसी भी कहने में आके या किसी के पीछे से पावर देने पर आप उतारू हो जाते थे। बिल्कुल। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन वर्षों तक करते रहते थे। अब आपको इस देश की समरसता में समरस होना पड़ेगा। देखिए, बारिश का मौसम हमेशा नहीं रहता है, सर्दी भी हमेशा नहीं होती है, गर्मी भी नहीं, मौसम बदलता है, मौसम बदल रहा है। रंजन जी, जब देश आज़ाद हुआ तो देश ने कीमत चुकाई बंटवारे के नाते, और बंटवारा भूगोल के आधार पर नहीं हुआ, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुसलमान दो धर्म नहीं है, दो देश हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब उसके आधार पर बंटवारा हुआ तो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि उनको प्रिविलेज चाहिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको वक्फ चाहिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको मुस्लिम पर्सनल चाहिए। अगर किसी इक्का दुक्का मुस्लिम लीगी टाइप के किसी नेता ने कहा भी तो सरकार अगर उसको ना मानती तो वो जिद भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि हमने इस आधार पर एक देश ले लिया है, और अगर हमको शरिया चाहिए, हमको मुस्लिम पर्सनल चाहिए तो उसके लिए पाकिस्तान है। लेकिन अब वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ भी सकते हैं, नहीं भी उखाड़ सकते, वो लोगों की सुविधा पे छोड़ते हैं हम। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान, मैं बार बार दोहराता हूँ, दुनिया के मुसलमानों से अलग है। इसलिए आप देखिए कि वो खुद भी कहता है कि इससे बढ़िया देश कहीं नहीं है हमारे लिए, कोई भी इस्लामिक कंट्री भी उनके लिए मुफीद नहीं है रहने के मामले में। तो हमने कहा कि भारत का मुसलमान यहीं पैदा, यहीं पला बड़ा, उनके अगर पूर्वजों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं निकल आएंगे, रामलाल, श्यामलाल। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम सबको एक बनाती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें एक जरिया होगा सबको और मजबूत करने का। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में जैसे मैंने कहा 1.5 साल हो गया, कोई ऐसा मेजर विवाद नहीं है। जो सबसे बड़ी बात पर्सनल लॉ को लेकर है, अगर कुछ प्रोविजंस को देखें तो महिलाओं के जो उसके राइट्स हैं जी, उनके थोड़ा अगेंस्ट भी जाता है। तो अगर बहु विवाह को रोकता है, और ऐसे समय जब आया है इस समय, तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी जहाँ की बहु विवाह की प्रथा रही है ऑलरेडी कम होती जा रही है जी, तो बहुत अनुकूल समय भी है। दूसरा, महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि महिलाओं के जो प्रॉपर्टी में राइट है उसमें पर्सनल लॉ में कई तरह के विवाद हमेशा जन्म लेते रहे। जैसे ट्रिपल तलाक की बात अभी हो रही थी, सारान्य सिंह जी या योगीराज जी बोल रहे थे, और महिलाओं के उसमें फेवर में गया है। तो जाहिर है कि जब महिलाओं का राइट्स, अगर बराबरी का अधिकार मिलेगा तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, उनका राइट्स मिलेगा। फिर जो इनहेरिटेंस का राइट है उसमें भी फायदा होगा। तो महिलाओं की जो आधी आबादी हमारी है देश की, उनके फेवर में जा रहा है। तो जैसे अभी रमेश जी बोल रहे थे कि अगर धीरे धीरे लागू किया जाए जी, और जैसे उत्तराखंड में देखा मैंने, कुछ विवाद हुए तुरंत उसमें समायोजन करके उसमें विचार कर लिया गया। तो अगर बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जाए, मुझे लगता है जहां जहां भी कंट्रोवर्सी है
जैसे लिविन वाला मामला, तो लिविन में फायदा भी है जो रजिस्ट्रेशन का, राघवेंद्र जी, जी कि जो कई बार आप देखेंगे हमारे सामने केसेज आते हैं कि लिविन में रहे, शादी नहीं हुई, फिर उन्होंने रेप का केस लगा दिया। तो रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड रहेगी मैरिज, आपको कहने का राइट नहीं रहेगा कि रजिस्ट्रेशन में अनविलिंगली थे, जो भी फोर्स किया गया, नंबर 1। नंबर 2, शादी अगर आप तोड़ते, लिविन तोड़ते हैं तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जी। नंबर 2। फिर अगर वैसा ऐसा जो रिलेशनशिप है उनसे बच्चे अगर आते हैं तो उनको राइट ही मिलेगा। तो लिविन हो ना हो बात की बात है, होना चाहिए नहीं, वही विवाद का विषय हो सकता है, डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन एक उसको भी एक मान्यता दे करके उनके जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनके जो वेटलॉक से आएंगे, उनसे भी उनको भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर सही नियत से किया जाए, और किया जा रहा है मुझे लगता है, तो इससे कई स्टेट्स में लागू होने की राह पे है। गुजरात में आ जाएगा, असम में आ जाएगा, मध्य प्रदेश उससे राह में है, और जहां जहां भी ऐसी कंट्रोवर्सीज है उसके बाद समाधान होगा। लेकिन उसका फायदा यह है कि सबको राइट्स मिले, महिलाओं को राइट्स मिले, बच्चों को राइट्स मिले, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहु विवाह कभी हुआ करते थे, वो हिंदुओं में भी होते थे और मुसलमानों में भी होते थे। आप देखिए कि वो आदिवासियों में अलग दौर था। वो हम बात करेंगे तो 10वीं शताब्दी, 11वीं, 15वीं, 16वीं तक आते आते वो जरूर था। उसके बाद इसमें कमी आती गई, और ये शने शने कमी इतनी आ गई कि अब शादी करना बंद। हम बहु विवाह की बात कर रहे हैं, वहाँ एक विवाह नहीं कर रहे हैं, एक भी शादी नहीं कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। तो लिव इन में रहने का जो आपने कहा कि जो खतरे हुआ करते थे, अब उसके रजिस्ट्रेशन होने से वो खतरे भी कम हो जाएंगे। उस दौरान जो मजे के लिए लिव इन रिलेशन में जा रहे हैं, अब उस दौरान अगर बच्चे होंगे तो उन बच्चों का अधिकार संपत्ति में होगा। आप नहीं कह सकते कि ये बच्चे शादी के दौरान नहीं हुए हैं तो उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुविवाह अभी भी ऐसे लोग कर रहे हैं रंजन जी। आमिर खान जैसे लोग तो अभी भी हैं जो 3 भी कर रहे हैं, 4 पर भी जा सकते हैं। तो तलाक देके कर रहे हैं सब, ऐसे लोगों को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। भले ही वो फिल्म में हीरो का काम करते हो, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में वो हीरो नहीं है। वो कई महिलाओं की जिंदगी खराब कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने तलाक लिया तो किसी एक वजह से हुआ होगा, तलाक तो आप ही ले रहे हैं ना। मेरा कहना ये कि ये भी चीज़ खत्म होनी चाहिए। पिक्चरों के जो हीरो हैं, फिल्मों के हीरो, जो रजत पर्दे के हीरो हैं, वो आम जिंदगी के हीरो नहीं हो सकते। इसलिए बहुविवाह होता था कभी, राजे महाराजे नवाब बादशाह किया करते थे, कुछ अमीर लोग। अब ये घट रहा है और इसमें भी सुधार आएगा। लिव इन का तो मैंने कहा ही है कि ये चीज़ें मज़े के लिए हिंदुस्तानी करते, क्योंकि हर चीज़ आती ना कि बर्गर पिज्ज़ा आ रहा तो खाइए, चाउमीन खाइए, नूडल्स खाइए। बाद में पता हुआ कि इससे कैंसर हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, ज़िंदगी जा रही है। तो ये लिव इन भी कैंसर और आंतों की तरह आदमी की जान पर आएगा, तो इस पर लोग दूर हो जाएंगे। रमेश जी, आपकी टिप्पणी। है जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता, जब तक तो पाश्चात्य संस्कृति होती, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उस महिला और बच्चों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, तो ये गंधर्व विवाह हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से यूसीसी ने लिव इन रिलेशन की पाश्चात्य अवधारणा का भारतीयकरण कर दिया। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बहुत अच्छी चीज है, और धीरे धीरे हमारे यहाँ एक प्रकृति है राजवन जी भारत में कि हम उसको किसी भी चीज को, विदेशी चीज को आत्मसात करके और उसका भारतीयकरण करते थे। तो ये जो लिव इन रिलेशन है ये गंधर्व विवाह की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें महिला और बच्चों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जो हमारे यहाँ भी वास्तव में बहु विवाह प्रचलित रहा है और मध्यम वर्ग तक में रहा है। जो बाल विवाह है ये तक प्रचलन में रहा। हमारे यहाँ अभी बहुत पहले तक बाल विवाह भी होते थे, और इसके अलावा बहुत सारी परंपराएं थी, जैसे ये सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, वो साउथ में वो जो देवदासी प्रथा, ऐसी ना जाने कितनी परंपराएं थी जो बुरी परंपराएं थी, कुपरंपराएं थी, लेकिन समाज में वो मान्यता थी और समाज उन्हें ढो रहा था। लेकिन जब समय आया 1947 के बाद कानून बने, तो हम हिंदुओं पर जब वो कानून लागू हुए, हिंदुओं ने ना नौकर नहीं की, उन कानूनों को बड़ी शांति और शालीनता के साथ स्वीकार किया, और उसका नतीजा ये है कि हम एक अच्छे सभ्य समाज में रह रहे हैं, दुनिया के साथ हम ताल से ताल मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, यही तो हमारी खूबसूरती है। हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती, लेकिन भारतीय समाज जो है वो सब लोगों को मिल के बना है। उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। ये बुके की तरह, जैसे कहते हैं ना, पूरा बगीचा गुलदस्ता है। योगीराज जी, सवाल यही है कि ये जो एक खूबसूरत सा बुके जिसमें
गुलाब भी है, चमेली है, चंपा, जरबेरा है, अंग्रेजी फूल भी है, देशी फूल भी है, खुशबू वाले भी है। तो ये सब चीज़ें लगता है कि एक सुखद भविष्य की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ऐसा लगता है। आपकी बहुत 2-4 वाक्यों की टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भविष्य तो सुखद है ही। मूल बात ये, कोई भी संहिता है, कोई भी नियम है, कोई भी कायदे कानून है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है। जी। आप खुद ही मान लो साहब, ये हमें नुकसान हो रहा है, तो ये अलग बात है। अब इन लोगों की वजह से जो समाज को नुकसान हो रहा है, उसको तो कंट्रोल इन्हीं कानून के जरिए किया जाएगा ना। बिल्कुल। कोई आनंद बन के अब्दुल नाम का आदमी शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है साहब ये? तो इन सबका जब रजिस्ट्रेशन होगा, ये आप 6-7 साल, 1-2 साल तक लिव इन में रह रहे हैं और फिर एक दूसरे को तलाक दे के जा रहे हैं। तलाक क्या है? एक दूसरे छोड़ के और धोखाधड़ी करके और जाने क्या क्या फिर उसमें होता है। तो इन सबका यदि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इन सब पे निगरानी की जा रही है, तो इसमें बुरी बात क्या है? और न्याय मिल रहा है। अब इनके यहाँ तो भरण पोषण का कोई अधिक मन मर्जी से इच्छा हुई तलाक दीजिए, 3 बार कह दिया, ना भत्ता है, ना भरण पोषण, ना गुजारा भत्ता है। तो सुधार तो धीरे धीरे आ रहा है और लोग इसको स्वीकार भी करेंगे। क्रांति एकदम से होती है, भारतीय जो परिवेश है उसमें क्रांति की गुंजाइश कम है, इसमें स्वीकारता की गुंजाइश ज़्यादा। और स्वीकारता अच्छी होती है, वो देर से आती है लेकिन सबको वो ठीक लगती है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति इस पर होती है, उकसावे की होती है, भड़काने की होती है, तो अब वो दौर जा रहा है उकसावे की राजनीति का, भड़काने, क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्मी से बारिश आ रही है, बारिश से सर्दी आ रही है, तो देश इस तरह की सियासत को पसंद रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होगा और मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश के बाकी राज्यों में होगा और बिना किसी उठापटक या पक्षपात या विरोध के, और देश एकता के सूत्र में बनेगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।